गुजरात में इतनी कमजोर भारत माता की जय बोलते हैं, और ये तो सौराष्ट्र की धरती है और विरमगाम का क्षेत्र है। ये वो ऐतिहासिक विरमगाम है जो स्थापना से लेकर के 1530 तक मुगल जिस विरमगाम पर अपना कब्जा नहीं जमा पाए थे, वहां भारत माता की जय इतना धीरे बोलते हैं। दोनों हाथ खड़े करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्रनगर लोकसभा द्वारा आयोजित आज इस डुमाना की पवित्र धरती पर इस लोकसभा चुनाव का आगाज करने वाली पहली सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और इन 3 लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर के इंचार्ज मेरे अभिन्न मित्र आदरणीय श्री बाबूभाई जबलिया, मंच पर उपस्थित युवा शक्ति के प्रतीक और ऊर्जावान धारासभ्य छोटे भाई हार्दिक पटेल, मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साहब अनिल भाई पटेल, आदरणीय मयूर भाई डाबी, पूर्व विधायक आदरणीय तेजस्वी बहन पटेल, पूर्व विधायक आदरणीय कमा भाई, महामंत्री श्री आदरणीय मयूर भाई, सभी मंडल अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित आदरणीय चेयरपर्सन जिला पंचायत अहमदाबाद श्री प्रमोद भाई, आदरणीय चेयरमैन एपीएमसी योगेश पटेल जी, आदरणीय श्री भरत भाई, आदरणीय श्री जगदीश भाई, तहसील पंचायत के सारे प्रमुख, इस देवतुल्य सभा में विराजमान सारे जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, बंधु बहनें, जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, मैं हृदय पूर्वक उन सबका स्वागत करते हुए आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे उस पराक्रमी धरती से इस लोकसभा चुनाव का आगाज करते हुए पहली सभा में बातचीत करने का अवसर मिला है, जिसको सदियों सदियों तक इस हिंदुस्तान के इतिहास में स्मरण किया जाएगा। मित्रों, आज हमारा देश उस मुकाम पर जाकर के खड़ा हुआ है जब भारत एक नई जोश के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद से लेकर के लगातार 6 दशकों तक जिस तरह की सरकारें देश में रही, लगभग 4.5-5 दशक तक गुजरात में जिस तरह की सरकारें रही, देश का सामान्य मानवी जिस अपेक्षा के साथ में आजादी के बाद में, जिस आशा के साथ में सरकारों की तरफ देख रहा था, उसका सरकारों से धीरे धीरे मोह भंग होता जा रहा था। उसको लगने लगा था ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिनको हम चुन करके भेजते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने भाई भतीजावाद के लिए, उसके चलते हुए वो अपने बाढ़ जो है जिसको हम खड़ा करते, वो बाढ़ ही हमारे खेत को खा रही। लेकिन सौभाग्य से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू होने के बाद में एक नए अध्याय, एक नए युग का शुभारंभ हुआ और एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद में लगातार पिछले 5 बार से इस गुजरात की जनता ने उत्तरोत्तर ज्यादा आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को इस नए गुजरात की सेवा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। आप सबको इस सौभाग्यपूर्ण अवसर देने के लिए मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं।
मित्रों, उससे भी आगे बढ़ करके 2004 से 14 के बीच में जिस तरह के हालात भारत में थे, जिस तरह की परिस्थितियां भारत में थी, जिस तरह से गरीब मायूस होकर के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से अपना विश्वास खो बैठा था, इस गुजरात की धरती ने नरेंद्र मोदी जी को भारत की सेवा के लिए दिया। आप सबने मिलकर के भारत की सेवा के लिए, भारत के उत्कर्ष के लिए नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली भेजा और उसके बाद में आज भारत में जिस तरह से युगांतरकारी परिवर्तन हुआ है, मैं हृदयपूर्वक गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जागृत इस ज्योत के लिए आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम भारत के 140 करोड़ लोग इस गुजरात की धरती के ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं, हम तो हैं ही। ये दुनिया भी आने वाले समय में इस गुजरात की धरती की कर्जदार होगी, क्योंकि भारत का परिवर्तन, भारत का विकसित होना केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, इस पुनीत अवसर पर जब तीसरी बार चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक नए संकल्प की शक्ति के साथ में भारतीय जनता पार्टी का परिवार, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा पूरी ताकत के साथ में एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। और ऐसे समय में इस गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी का परिवार समृद्ध हो रहा है, जिस तरह से आज एक पंक्तिबद्ध तरीके से सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों का आगमन हो रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं अब कांग्रेस में कोई बचेगा भी कि नहीं बचेगा। आज का दिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के घर में चूल्हा नहीं जलने वाला है। तो बिरमगाम की जब ये सभा देखेंगे और इस सभा में पंक्ति देखेंगे आने वाले लोगों की, और उधर गांधीनगर में, अहमदाबाद में भी आज देखी होगी, उसके बाद में उनके घर में तो शोक और स्यापा दोनों आज हो गया होगा। मुझे लगता है आज रोटी नहीं बनेगी। कोई पड़ोस में रहता हो, भूखा रह गया हो, तो उसके घर पे रोटी भेज देना भैया, चिंता करना थोड़ा। मित्रों, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हम सब एक साथ इकट्ठे हुए। देश को नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है, देश के गरीब को नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है, देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो संकल्प उन्होंने व्यक्त किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, महिला, युवा, इन सब के लिए, इनके सबके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। और उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर के बात कही थी कि देश की जनता ने हमें यह आशीर्वाद केवल देश चलाने के लिए नहीं दिया है, ये भारत तो भारत की पुण्यात्माओं के भरोसे पर अपने आप ही चलता है, राम जी के भरोसे। इस भारत को बनाने के लिए, भारत को बदलने के लिए आजादी के बाद में जो न्यूनताएं भारत में रह गई हैं, उन सब न्यूनताओं को पूरा करते हुए भारत को एक बार फिर विश्व का सबसे शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए अवसर दिया है। और आज हम 10 साल बाद में पीछे घूम करके देखें, भारत में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, हार्दिक भाई, मुझे याद आता है 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सौभाग्य दिया, और मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में जब यूनाइटेड नेशंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर बातचीत हो रही थी, जब स्वच्छता के विषय और पेयजल हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, इस पर जब चर्चा हो रही थी, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे यूनाइटेड नेशंस में भेजा था। मैं यूनाइटेड नेशंस में गया स्वच्छता के विषय पर कि लोगों के घर में शौचालय नहीं, उनको शौचालय मिलना चाहिए, स्वच्छता के लिए लोगों का जो है प्राथमिकता बननी चाहिए, इस पर लेकर के दुनिया भर के लोग चर्चा कर रहे थे। उस सभागार में, यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ के उस हॉल में देखा होगा आपने नरेंद्र भाई को भाषण देते हुए, वो हरी दीवार वाला जिसके पीछे बैकड्रॉप है, उस पर खड़े होकर के जब बात करते हैं, वहां दुनिया के यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष, यूनाइटेड नेशंस के महासचिव, ये सब लोग बैठे थे। और भारत के झंडे के पीछे, जिस टेबल पर भारत का झंडा लगा था, तिरंगा और इंडिया लिखा था, उसके पीछे मैं भी गर्व के साथ में बैठा। बातचीत का क्रम प्रारंभ हुआ और यह कहा गया कि 100 करोड़ लोग, यह अनुमान किया गया कि 100 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं है। और जब 100 करोड़ की संख्या का बंटवारा किया गया तो 60 करोड़ जो है अकेले भारत में। और वहां जितने लोग भाषण देने वाले थे, उन सब भाषण देने वालों ने यह कहा, भारत के झंडे की तरफ उंगली उठा करके कहा कि 60 करोड़ लोग अकेले भारत में।
मैं वहां अपराधी की तरह बैठा था, अपराधी की तरह। मुझे लगता था, मेरे मन में ग्लानि थी कि आजादी के 67-68 साल बीत चुके हैं, आज भी हमारे देश की 62% आबादी के घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं। नित्य प्रतिदिन मेरे माताओं बहनों को अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता है। कहीं सूरज उगने का इंतजार करना पड़ता है, कहीं सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता है। और मैंने आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा, प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प पहले से उनके मन में था कि 5 साल में जब देश जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएगा, तब तक हम देश को खुले में शौच के इस अभिशाप से मुक्त करेंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री, जिससे इतनी बड़ी बड़ी आशाएं हैं, जो नया चुना हुआ प्रधानमंत्री है, 14 साल मुख्यमंत्री रहा है, वो हाथ में झाड़ू लेकर के स्वच्छता का सम्मान करता हुआ दिखाई देगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था इस बात को कि देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, वो हाथ में तसला लेकर के सीमेंट और चूना लेकर के, सीमेंट और बजरी लेकर के, ईंट लगा करके भारत का प्रधानमंत्री शौचालय बनाता हुआ दिखेगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत का प्रधानमंत्री उस शौचालय के टॉयलेट में स्वच्छता का सम्मान स्थापित करने के लिए शौचालय के बने हुए उस ट्विन पिट टॉयलेट के ट्विन पिट को सफाई करता हुआ हाथ में तसला लेकर के दिखेगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत का प्रधानमंत्री स्वच्छता कर्मियों का सम्मान स्थापित करने के लिए कुंभ में जमीन पर बैठ करके उनका पांव धोता हुआ दिखाई देगा। और एक आंदोलन खड़ा हुआ स्वच्छता का भारत में। दुनिया चकित दृष्टि से देख रही थी। 5 साल में देश ने 11 करोड़ शौचालय बना करके देश में खुले में से शौच से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। आजादी आई, आजादी के बाद से लेकर के 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, लोकसभा में जिस दिन हमारा गृह मंगलयान पर पहुंचा था, लोकसभा में चर्चा हो रही थी। अनेक नेताओं ने, अलग पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से उस पर देश की सरकार को कोई बधाई दे रहा था, कोई क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहा था, कोई कह रहा था कि हमने ये शुरू किया था, पहुंचा अब है। हमने तो कहा नहीं भैया हमने शुरू किया था, हमने तो कहा अब पहुंचा है, इसलिए देश को बधाई दे रहे हैं। मैंने उस दिन कहा, मुझे भी अवसर मिला पार्टी ने, मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, बेशक हम चांद तक पहुंच गए, बेशक हम मंगल तक पहुंच गए, चांद भी पहुंच जाएंगे, उससे आगे भी चले जाएंगे, लेकिन आज भी देश में, मेरे क्षेत्र में हजारों हजार ऐसे लोग हैं जिनके पास इस 21वीं शताब्दी में लालटेन की रोशनी में पढ़ने की मजबूरी है। आज भी उनके घर में बिजली नहीं। 18,000 पंचायतें ऐसी थी देश में, 4 करोड़ लोग ऐसे थे, परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि 1000 दिन में हर पंचायत तक घर पर बिजली पहुंचाएंगे, हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। आज देश के हर परिवार तक बिजली पहुंचाने में सफलता प्राप्त। इस 21वीं शताब्दी में बिजली नहीं, शौचालय नहीं, सामान्य पीने के पानी की व्यवस्था। 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषित किया था, मित्रों, आजादी के 72 साल बीत चुके थे। 72 साल, 7 दशक। देश की सरकारों ने प्रयास किया, प्रदेशों की सरकारों ने प्रयास किया, स्थानीय स्तर पर भी सरकारों ने प्रयास किया होगा। मात्र देश में, ग्रामीण भारत में मात्र 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था, केवल 16% तक। देश में 19 करोड़ 40 लाख घर है, उनमें से केवल 3 करोड़ 23 लाख घर ऐसे थे, हार्दिक भाई, जिनके घर में पीने का पानी पहुंचता था। बाकी पीने का पानी लेने के लिए माताओं बहनों को सर पे मटका रख करके अपने घर से बाहर जाना पड़ता। और गुजरात में और राजस्थान में ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने तो अपनी माताओं बहनों को देखा है। मेरी माताएं बहनें, तेजस्वी बहन, मैंने देखा है मेरी माताएं बहनें छोटी छोटी उम्र में 7-8 साल की होती थी। डॉक्टर साहब तब अपने घर पे सर पे छोटा सा मटका रख करके कौतूहलवश अपनी मां के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी नानी के साथ, अपनी दादी के साथ, अपनी काकी के साथ, अपनी मासी के साथ, अपनी बुआ के साथ में सर पे मटका उठा करके पानी लेने की यात्रा शुरू करते थे। उसका जीवन में जो है परिवार में भूमिकाएं बदलती थी उम्र बढ़ने के साथ में। वो छोटी बेटी से बड़ी बेटी हो जाती थी, बड़ी बेटी से और बड़ी बेटी हो जाती, शादी हो जाती, किसी घर की बहू बन जाती थी, बच्चे हो जाते, मां बन जाती थी, बच्चे बड़े हो जाते, बड़ी बहू हो जाती, बच्चे बड़े होकर के शादी हो जाते तो सास बन जाती थी, बच्चे हो जाते दादी बन जाती, नानी बन जाती। उसके जीवन में परिवर्तन होता था तो सिर्फ इतना,
कि वो मटका पहले एक छोटे मटके से बड़ा होता था, बड़े से फिर बड़ा होता था, उसके ऊपर एक और आता था, उसके ऊपर वो छोटा मटका आ जाता, 3-3 मटके उठा करके जीवन भर पानी लाते। सब कुछ बदलता था उसके जीवन में, केवल वो मटके नहीं उतरते। और देश के 84% परिवारों के माताओं बहनों के सर पे से मटका उठाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से लिया। उन्होंने कहा कि 5 साल में हम देश के माताओं बहनों को इस अभिशाप से मुक्त कराएंगे। मैं जानता हूं उनका दर्द। मेरे क्षेत्र में माताओं बहनों को रोजाना 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। मेरा गुजरात से भी बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मैं जानता हूं गुजरात में भी किस तरह का टैंकर माफिया यहां काम करता था पानी लाने के लिए। याद है कि नहीं याद है आपको? ये नई पीढ़ी के लोग भूल गए होंगे, शायद उनको पता नहीं होगा, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, किस तरह का टैंकर माफिया यहां काम करता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से जल जीवन मिशन शुरू हुआ मित्रों। और आजादी के बाद से लेकर के 72 साल में केवल 3 करोड़ घरों तक पानी पहुंचा था, 16% तक। इस 4 साल और 2 महीने के कालखंड में नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी ताकत के आधार पर आज देश के 14 करोड़ 60 लाख घरों में पीने का पानी पहुंच गया। जो 16% था वो 75% का आंकड़ा हो गया। देश बदल रहा है, गरीब का जीवन बदल रहा है, किसान का जीवन बदल रहा है, युवाओं को नए मौके मिल रहे हैं। और ये जो है देश की संस्कृति की विरासत को सम्मान करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं अभी सुरेंद्रनगर में बात कर रहा था, मैंने कहा कि इससे पहले भारत की पहचान क्या थी? एक गरीब देश, एक अराजक देश, एक भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ देश, एक घोटालों वाला देश, आतंकवादियों के लिए सहरगाह जैसा देश, और दुनिया भर में एक कमजोर देश के रूप में पहचान रखने वाला देश। मित्रों, आपके 2 वोट की ताकत कितनी बड़ी है। आपने पहला वोट सटीक तरीके से नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस सुरेंद्रनगर लोकसभा में दिया। देश ने अप्रत्याशित रूप से चौंकाते हुए देश ने नरेंद्र भाई को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर दिया। आपके 1 वोट की ताकत देखिए, भारत की छवि पूरी दुनिया में बदल गई। एक बार आतंकवादियों ने घटना की, सर्जिकल स्ट्राइक की, और दूसरी बार पुलवामा के बाद में जब एयर स्ट्राइक करके यह संदेश दिया कि भारत के खिलाफ कोई भी हरकत न भारत की भूमि से स्वीकार करेंगे और न भारत के बाहर से स्वीकार करेंगे, दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। आज भारत की जिस तरह से ताकत बढ़ी, कोरोना के समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने देश को संभाला, आज दुनिया भर के कोरोना ऐसे देश जिनमें कोरोना की आपदा पूरी दुनिया के सामने थी, जिनमें सबसे ज्यादा कोरोना की विभीषिका थी, ऐसे 15 देशों को लिस्ट बना लीजिए आप। अमेरिका से लेकर के चाइना पर कोई विश्वास नहीं करता, उनके डेटा पर भी नहीं करता, उसने उनको साइड में छोड़ दीजिए। अमेरिका से लेकर के ब्राजील से लेकर के अरब अमीरात तक 15 ऐसे देश जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना फैला। उन 15 देशों में 14 को अलग करिए, एक भारत को अलग करिए। उन 14 देशों की आबादी कुल मिला के 136 करोड़ और हमारी आबादी 140 करोड़। वो 14 देश जितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्राजील, मैक्सिको और उनसे लेकर के अरब देश तक, वो जितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे ना, उतनी बड़ी लड़ाई हम अकेले नरेंद्र भाई के नेतृत्व में लड़ रहे थे। कितने बड़े संसाधन थे उनके पास, लेकिन सब कुछ धराशायी हो गया था मित्रों, सब कुछ। लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी जी की ताकत, प्रेरणा और ड्राइविंग फोर्स के चलते हुए हमने दुनिया में सबसे कम नुकसान उठाया और सबसे तेजी से रिकवरी करके भारत को आज वापस शीर्ष पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। मुझे याद आता है जब कोरोना आया था, हम वो जूम पर मीटिंगें किया करते थे, लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, बाहर नहीं निकलते। मैं एक दिन युवा मोर्चा के साथियों से बात कर रहा था और युवा मोर्चा के सारे जिले के अध्यक्षों से बात कर रहा था, राजस्थान के। मुझे जब बैठक खत्म होने लगी तो एक कार्यकर्ता ने पूछा कि भाई साहब ऐसा सुन रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन आएगा, वो कब तक आएगा? तो मैंने कहा भैया देख, न तो मैं वैज्ञानिक हूं और न ही मैं ज्योतिषी हूं, तो मैं दोनों में बता नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी का भारत है, जिस दिन अमेरिका में टीका लगना शुरू होगा उस दिन हिंदुस्तान में भी शुरू होगा। क्योंकि टीकों का इतिहास भारत का बहुत अच्छा नहीं था। जब वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन दुनिया में बनना शुरू हुई, लगना शुरू हुई, ड्रॉप देना शुरू हुई, उसके 30 साल बाद में भारत पहुंची थी। और 30 साल बाद में भारत पहुंचने के बाद में भारत के हर बच्चे तक पहुंचने में 30 साल लगे थे। डॉक्टर साहब बैठे, इनको जानकारी होगी। टाइफाइड का टीका दुनिया में बना
उसके 74 साल बाद भारत में पहुंचा था, 74 साल बाद में। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का टीका 17 साल बाद भारत में पहुंचा था। कल्पना करिए अगर उस तरह का भारत होता, या उन लोगों का भारत होता, या उन लोगों के नेतृत्व में भारत होता, और इस कोरोना का टीका अगर हिंदुस्तान में बनकर हिंदुस्तानी तक मोदी जी ने नहीं पहुंचाया होता और 17 साल हमको इंतजार करना पड़ता, ये कोई पैसे वाले आदमी डॉक्टर साहब के जैसे ये तो विदेश जाके लगवा लेते, हम गरीबों को टीका नहीं मिलने वाला था, ये तय बात था। नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन अमेरिका में टीका लगना शुरू हुआ, उसके साथ साथ में भारत में शुरू हुआ। हमने दुनिया का सबसे सस्ता टीका बनाया, हमने दुनिया का सबसे इफेक्टिव टीका बनाया, और हमने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान करके 250 करोड़ डोजेज लगा करके आपको और मेरे परिवार के लोगों को सबको सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया। और उसके बाद में कोरोना की आपदा के बाद में सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं टूटी हुई है। आज अमेरिका भारी मंदी की तरफ है। जर्मनी जो इतनी रोबस्ट इकोनॉमी थी, आज जर्मनी की इकोनॉमी भी जो है वो आज रसातल की तरफ जा रही। चाइना जिसने लगातार 30 साल तक डबल डिजिट में ग्रोथ किया, वो भी डरते डरते इन्फ्लेट करके अपने आंकड़ों को जो है 5% पर दिखाने में कामयाब हो रहे, कोशिश कर रहे हैं उसकी। जर्मनी के बाद में छोड़ करके यूरोप के लगभग सब देश बेल आउट पर काम कर रहे हैं। सारे के सारे देश आर्थिक रूप से हालात खराब है। दुनिया में अगर पूरी दुनिया को संभालने के लिए कोई अर्थव्यवस्था काम कर रही है ना मित्रों, तो वो आपके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था काम कर रही है। इसलिए भारत की ताकत बढ़ी, इसलिए भारत की शक्ति बढ़ी। और भारत की शक्ति बढ़ी, उसके साथ साथ में हमारी विरासत का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। राम मंदिर 450 साल से हम संघर्ष कर रहे थे, और राम मंदिर को बचाने के लिए उस समय में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी। कभी राम मंदिर जाने का अवसर मिले तो जब पुराने शिलालेख वहां आर्काइव में पड़े उसको जरूर देखिएगा। उस शिलालेख पर खोद करके लिखा हुआ है कि जितनी इस स्ट्रक्चर में ईंटें और पत्थर हैं, उतने लोगों के नरमुंड भी यहां पर इसको बचाने के लिए कटे थे। ये लिखा है वहां पर। उस राम मंदिर को बनाने के लिए 450 साल तक आपके और मेरे पूर्वजों ने संघर्ष किया था। ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकार दिया था और एफिडेविट फाइल करके कहा था कि राम जी तो जो है ये केवल एक कल्पना का कथानक मात्र था, एक काल्पनिक पात्र था। हमने उस राम मंदिर को बना करके आपके आशीर्वाद से, एक वोट की ताकत से पूरी दुनिया में भारत की विरासत का सम्मान वापस खड़ा करने का काम किया। हम लोगों ने पढ़ा होगा भागीरथ जी की कथा कि भागीरथ अपने पूर्वजों को तर्पण के लिए, उनको तारने के लिए उसने तपस्या की और गंगा जी को धरती पर लेकर के आए। मित्रों, आप सब लोगों ने एक वोट देने की तपस्या करके और भागीरथ के बराबर पुण्य अर्जित करके 450 साल तक की इस तपस्या जो हमारी पीढ़ियों ने की थी, जो लाखों लोगों ने कुर्बानी की थी, उस तपस्या को सफल करने में आप लोग सब कामयाब हुए। मैं आप लोगों को उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और भारत से लेकर के भारत की भूमि के बाहर अरब देश तक जिस तरह से भारत का सम्मान बढ़ा है, उन अरब देशों में जहां भगवान की मूर्ति ले जाना अपराध था, गले में भगवान की जो है वो फोटो ये ले लेकर के जाना, चौकी लेकर के जाना अपराध था। उन अरब देश में अभी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर स्वामीनारायण भगवान का बना है कि नहीं बना है? ये भारत की ताकत बढ़ी है, या आप लोगों का सम्मान एक जो है आपके 2 वोट सही देने के कारण से बढ़ा। अनेक बार चुनाव हुए हों, यहां बुजुर्ग लोग बैठे, मेरी और हार्दिक की जितनी उम्र है उतने लोग बार आपने वोट दिए होंगे। कभी लोकसभा में दिए होंगे 17 बार, तो विधानसभा में 16-17 बार दिए होंगे, ग्राम पंचायत के चुनाव में दिए होंगे, जिला पंचायत के चुनाव में दिए होंगे, कोऑपरेटिव के दुकान वोट में चुनाव में वोट दिए होंगे, आपने मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन के चुनाव में वोट दिया होगा। इन सारे चुनाव में वोट किया होगा, मेरी उम्र के ज्यादा बार वोट आपने किया होगा। लेकिन अब की बार का वोट जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और विशिष्ट वोट, और वो इसलिए कि जिस पटरी पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत चल पड़ा है, जिस रास्ते पर भारत आगे बढ़ा है, अब भारत के भविष्य की इबारत लिखने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि देश अमृत काल में प्रवेश कर गया है, और इस 25 साल के कालखंड में हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, हम भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली, संपन्न और सामर्थ्यशाली देश बनाएंगे। इस लक्ष्य को लेकर के जब भारत आगे बढ़ा है, तब ये 5 साल का आने वाला कालखंड जिसकी चुनाव अभी होने वाली है, हमारा एक एक मत उसके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए हृदयपूर्वक बधाई देता हूं उन सब लोगों को जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आना स्वीकार किया है।
कि उन्होंने ये जो सामने आने वाला चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का यज्ञ है और इस यज्ञ में अपनी आहुति देना स्वीकार किया। मैं बधाई देता हूं उनका, हृदयपूर्वक उनका अभिनंदन करता हूं। और ये चुनाव केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ चुनाव है, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों कि ये सारी की सारी सनातन विरोधी संस्कृतियां जो है उन सब के विरोध में जो एक साथ खड़ी हुई हैं, उन सब के सामने साथ में युद्ध का चुनाव। अभी आपकी जानकारी में आया होगा 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले ये जो कमंडिया गठबंधन बना, अभी तो आधा अधूरा तो टूट गया, थोड़े दिन में पूरा टूटने वाला। ये जो कमंडिया गठबंधन बना उनमें जो कांग्रेस पार्टी की साथी है, दक्षिण भारत की डीएमके सरकार, स्टालिन की सरकार, वो स्टालिन की सरकार के जो मुख्यमंत्री है वहां जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको याद है कि नहीं है? आपकी जानकारी में आया कि नहीं है? उन्होंने कहा कि ये जो सनातन धर्म है ये कोरोना के जैसा है, ये डेंगू के जैसा है, ये कैंसर के जैसा है, ये टाइफाइड के जैसा है, इसको जितनी जल्दी समाप्त हो सके सनातन को उतनी जल्दी समाप्त करना चाहिए। और इस बात पे कीर्ति चिदम्बरम, जो चिदम्बरम साहब के बेटे हैं, उन्होंने कहा ये ठीक कह रहे हैं। खड़गे साहब ने भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी, इसको समाप्त करना है, सनातन को समाप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट न देकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मैंने कहा कि ये जो सनातन की संस्कृति है इसको मिटाने के लिए, भारत की जो सभ्यता थी उसको गिराने के लिए, भारत की जो समृद्धि थी उसको लूटने के लिए पिछले 2000 साल में भारत पर कितने आक्रमण हुए। भारत को पराजित करने के लिए, इस सभ्यता को, इस सनातन को मिटाने का लक्ष्य लेकर के सिकंदर आया था। भारत को लूटने के लिए चंगेज खां आया था। भारत को परास्त करने के लिए यहां गौरी आए थे, गजनी आए थे, खिलजी आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, तुर्क आए थे, पठान आए थे, सैयद आए थे, मुगल आए थे। 2000 साल तक भारत पर आक्रमण किया। इस गुजरात के बेटों ने, मूलराज सोलंकी ने, भीमदेव सोलंकी पहले और दूसरे ने, वीरमदेव ने, कुमारपाल ने, जो अपनी छाती पर उन आक्रमणों को झेला, या तो हिंदुस्तान से कट करके गए और या हिंदुस्तान में बस करके रह गए, इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं उखाड़ पाया। 2000 साल तक वो लोग नहीं उखाड़ पाए। उस सनातन को उखाड़ने का जो सपना जो है वो आज नरेंद्र मोदी के शासन में आप सब लोगों के होते हुए कोई देखता है और उस कांग्रेस पार्टी को माफ कर सकते? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सनातन को मिटने दे सकते हैं? क्या आप सनातन को मिटाने वालों को बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप सनातन के जो मिटाने वालों की कल्पना करने वालों की तरफ देखना भी पाप है, उन पापियों को स्वीकार कर सकते हैं? मैं आज जिस पवित्र धरती पर, जिस धरती पर उन बलिदानी योद्धाओं का खून गिरा है, मैं आज आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि सनातन की समृद्धि के लिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में विश्व बंधुत्व की कल्पना है, साहब जो है एको हम बहुश्यामी की कल्पना है। जिस सनातन संस्कृति में पूरा दुनिया जो है एक परिवार है, इसकी कल्पना है, उस सनातन को मिटाने को का सपना देखने वालों को अब की बार चुनौती के साथ में जवाब देने का जो है ये चुनाव है। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चुनाव भारत के भविष्य की पटकथा लिखने वाला है, इन युवाओं के लिए नया भविष्य के मार्ग खोलने वाला चुनाव है। ये चुनाव इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला चुनाव है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि अब की बार का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। अब की बार का चुनाव असाधारण चुनाव है इस भारत के लिए, और इस असाधारण चुनाव में असाधारण बहुमत लाने के लिए, अब मुझे कोई कहेगा कि गुजरात में कैसे असाधारण बहुमत लाएंगे साहब, 2 बार 26 के 26 जिता दिया, अभी और क्या चाहिए? 26 के 30 तो कर नहीं सकते। ये डॉक्टर साहब को मैंने कहा तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब 31 हो जाएंगे, 26 तो पहले ही है, 5 विधानसभा की चुनाव भी साथ में उपचुनाव है तो 31 तो होंगे, पर लोकसभा तो 26 ही रहेगी। अभी 26 के 26 जिता दिया, अभी और क्या चाहिए भाई, अब तो छोड़ो। तो वो कहे, तो मैं आपको कहता हूं कि अब की बार के चुनाव में इन सनातन विरोधी लोगों को, देश विरोधी लोगों को सबक सिखाने के लिए
हमको गुजरात के हर लोकसभा क्षेत्र में 5 लाख वोट से जीतना है, 5 लाख वोट। और यदि आप लोग यह तय करते कि अब की बार इस सुरेंद्रनगर लोकसभा में 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए इस वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र में जहां इतना ऊर्जावान विधायक हार्दिक पटेल है, जहां इतना सौम्य, सरल और निरंतर परिश्रम करने वाला विधायक है, हम सब लोग 1.25 लाख वोट से तो कम जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? 1.25 लाख वोटों से जीतने का संकल्प, अगर कमल खिलाने का संकल्प आप लेते हैं तो अपने हाथ खड़े करिए दोनों, पूरी ताकत के साथ में मुट्ठी बंद करिए, उमिया मां को याद करिए, मां राज राजेश्वरी को याद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, हम सब मिलकर के जो काम कर रहे हैं ना, ये काम जो अवसर हमारे पास में है, क्योंकि देश बदल रहा है, देश ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में, संपरिवर्तन के दौर में। और जब देश बदलता है, कोई समाज बदलता है, कोई संस्थान बदलता है, तो उस बदलाव में आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए कि भारत जब जब बदला है ना, तब तब इस क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अपनी भुजाओं की ताकत पर, अपनी तलवार की ताकत पर इस देश को बदलने का काम आपके पूर्वजों ने किया है। अब की बार देश बदल रहा है, तब कलम की ताकत पर और वोट की ताकत पर देश बदलने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आपको मिला है। आपके पूर्वजों के नाम आज भी आप जो है गर्व के साथ में लेते हैं, हम सब गर्व के साथ में लेते हैं। आने वाले समय में जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, 50 साल बाद में भारत जब बदला, इस परिवर्तन का इतिहास लिखा जाएगा मित्रों, तो आपका नाम भी उसी गर्व के साथ में लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां जब भारत के विकसित भारत में रह रही होंगी, तो वो कहेंगी कि वो जो पीढ़ी जिसने 2019 और 24 के चुनाव में देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई थी, उस पीढ़ी धन्य थी कि उसको देश को बदलने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था, और उसके चलते हुए आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। मैं इस सौभाग्यपूर्ण अवसर को पूरा करने के लिए आप सबको निमंत्रण देते हुए कि हम सब लोग मिलकर के खड़े हों और पूरी ताकत के साथ में जय घोष करें कि अब की बार 400 के पार लेकर के जाएंगे, अब की बार 5 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। इस लक्ष्य और इस संकल्प के साथ में बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय।